सूरज ढल चुका था। संतराम और केशव खेत में दिन भर की मेहनत के बाद अपने औजार समेट रहे थे। ठंडी हवा में हल्की सिरहन घुल गई थी। हाँ, अरे भाई केशव, अब बहुत देर हो गई है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। चलो। क्यों रे संतराम, क्या हुआ? आज तेरी पत्नी ने तेरे पसंद का खाना बनाया है क्या? अरे तू भूल गया क्या? आज पूर्णिमा की रात है। हाँ। केशव की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। हाँ, तू सही कह रहा है संतराम। अरे मुझे याद ही नहीं रहा। अरे काश तूने दोपहर में याद दिला दिया होता तो मैं काम जल्दी खत्म करके निकल जाता ना। अच्छा, अब ज्यादा देर मत कर केशव, जल्दी चल। वैसे भी हमारे गांव यहाँ से 3 कोस दूर है। चल जल्दी कर, अब चल। दोनों खेत से बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। संतराम और केशव तेज कदमों से चल रहे थे। अंधेरा घना हो चुका था, हवा में सन्नाटा घुला था, लेकिन दोनों के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हाँ, केशव, ये रास्ता तो आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है यार, है ना? हाँ रे संतराम, लगता है कि जंगल में कोई छुपकर हमें देख रहा हो। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक एक भयानक आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बहुत भयानक आवाज थी। अरे जल्दी चल केशव, जल्दी चल। दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल उनके कदम ठिठक गए। अचानक सामने काले रंग की किरणों से घिरा एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखों में रक्त की लाली थी और उसके पंजे जमीन को चीर रहे थे। संतराम और केशव की सांसें रुक गई। दोनों बुरी तरह कांपने लगे। हमें जाने दो। हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दो राक्षस जी। गलती हो गई। लेकिन राक्षस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ विनाश की आग जल रही थी। राक्षस ने बिना कोई देर किए दोनों पर अपनी शक्ति से हमला कर दिया। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। अगली सुबह पूरे हरियापुर गांव में मातम छा गया। और चुप बैठा नहीं जा सकता। हर पूर्णिमा की रात ऐसा ही होता है। आखिर कब तक हम ऐसे डर में जीते रहेंगे, हैं? हमें अब राजा विक्रम से बात करनी चाहिए। वो हमारे राजा हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वीर नाम का एक बहादुर युवक अपनी बहन चंपा के साथ वहां आ पहुंचा। काका सही कह रहे हैं, हमें राजा विक्रम के पास जाना चाहिए। संतराम और केशव अपने परिवार का सहारा थे, अब उनके घर वाले बेसहारा हो गए हैं। आखिर ये अन्याय कब तक होगा मुखिया जी? अब हमें राजा विक्रम के पास जाकर इसका कुछ न कुछ हल निकालना ही होगा। बेटा वीर, तुम्हें पता है ना, पिछली अमावस्या की रात भी गांव से कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनकी लाश हमें अगले दिन मिली थी। हमने राजा विक्रम से बात भी की थी। उन्होंने अपने कई सैनिक जंगल की ओर भेजे, मगर कोई वापस नहीं लौटा। मुखिया की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में भय और निराशा थी। अगर राजा विक्रम हमारी मदद नहीं कर सकते तो उन्हें अपना राजपाट छोड़कर किसी वीर पुरुष को सिंहासन पर बैठा देना चाहिए। वीर की बात सुनकर चौपाल में सब चुप हो गए। अगले दिन मुखिया वीर और चंपा राजा विक्रम के दरबार में पहुंच गए। मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम हरियापुर गांव के मुखिया हो ना? पिछली पूर्णिमा की रात के बाद तुम यहां आए थे। तुम्हारे गांव के कुछ लोग गायब हो गए थे और कुछ की लाशें भी मिली थी, है ना? आपने सही पहचाना महाराज। कल पूर्णिमा की रात फिर वही घटना घटी। हमारे गांव में ऐसा कई वर्षों से हो रहा है। आखिर कब तक हम गांव वाले इस खौफ के साए में जिएंगे? अब तो हमें लगने लगा है कि हमें गांव छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए महाराज।
राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है मुखिया जी। हम इस समस्या का कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अब राजा विक्रम पर टिकी थी। तभी मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम से बोले, महाराज महाराज महाराज, आपको इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। अरे उस रहस्यमयी राक्षस का आतंक कई वर्षों से हरियापुर गांव में फैला हुआ है। पिछली बार जब आपने सैनिक भेजे थे महाराज, वो लौटकर अभी तक ना आए। हाँ। राजा विक्रम ये सुनकर सोच में डूब पड़े। तभी इतने में राजकुमार अर्जुन दरबार में प्रवेश कर गए और अपने पिता की ओर देखकर बोले, पिताजी, मंत्री जगन्नाथ सही कह रहे हैं। आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। राजा अर्जुन की बात सुनकर राजा विक्रम दोबारा गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने मुखिया चंपा और वीर की ओर देखकर कहा, हमें क्षमा कीजिए मुखिया जी। ना ही मेरे मंत्री की इच्छा है और ना ही मेरे पुत्र की। अब तुम्हें इस रहस्यमयी मामले को स्वयं सुलझाना होगा। हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्षमा करें। राजा विक्रम की बात सुनकर वीर क्रोधित होकर मुखिया और चंपा के साथ राजमहल से बाहर चला गया। मैंने पहले ही कहा था कि राजा विक्रम इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब हमें इस समस्या का हल खुद ही ढूंढना होगा, खुद। लेकिन वीर, तुम क्या कर सकते हो? हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। वर्षों से हमारे गांव में उस राक्षस का आतंक है। अब इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। अब बिना किसी वजह के कोई इतनी तबाही तो नहीं मचाता। इतना कहकर वीर अपनी बहन चंपा के साथ घर लौट आया। घर लौटकर चंपा परेशान होकर अपने भाई वीर से बोली, भैया अब क्या करेंगे? वीर गहरी सोच में डूब गया और फिर दृढ़ स्वर में बोला, चंपा, मां बताया करती थी कि जंगल में एक साधु महात्मा रहते हैं जो वर्षों से जीवित हैं। मुझे उन्हें तलाशना होगा। लेकिन भैया, जंगल में तो उस राक्षस का आतंक है। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मुझे जाना ही होगा चंपा। मैं अपने गांव वालों को उस राक्षस के हाथों अकाल मृत्यु मरते नहीं देख सकता। मुझे जाना होगा। अगले दिन वीर अपना घोड़ा लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। कुछ समय बाद उसका गला प्यास से सूखने लगा। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम ही कर रहा था कि तभी उसे किसी वृद्ध व्यक्ति की कर्राहट सुनाई दी। ये किसकी आवाज है? वीर ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा कर्रा रहा था। अरे बाबा, आपको क्या हुआ? बेटा, मैं रास्ता भटक गया था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? यहाँ पास में ही एक तालाब है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, मैं आपको अवश्य पानी पिलाऊंगा। रुकिए। लेकिन तभी वृद्ध व्यक्ति वीर को गौर से देखते हुए बोला, पानी पिलाने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो बेटा। यहाँ आसपास केवल वही तालाब है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, लेकिन उस तालाब में एक दानवी ताकत बसती है। अगर तुम वहां से पानी लोगे तो वो तुम्हारे प्राण मांग लेगी। अब तुम सोच लो, मैं बिना पानी के ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता, और अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। सोच लो बेटा, सोच लो। वीर वृद्ध की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षण बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अगर मेरा जीवन किसी के काम आ सकता है तो मुझे अपनी जान देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको प्यासा नहीं मरने दूंगा, निश्चिंत रहिए। इतना कहकर वीर तालाब की ओर बढ़ गया।
जैसे ही उसने पानी भरने की कोशिश की, तभी वहां एक भयावह स्त्री प्रकट हो गई। उस स्त्री को देखकर वीर डरते हुए बोला, तुम कौन हो और अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गई? लेकिन अगले ही पल उसे उस वृद्ध बाबा की याद आई। तुमने यहाँ पानी लेने की हिम्मत कैसे की? मैं ये पानी अपने लिए नहीं बल्कि उस वृद्ध बाबा के लिए ले जा रहा हूँ जो घायल अवस्था में प्यासे पड़े हैं। अगर तुम्हें यहाँ से पानी लेकर जाना है तो तुम्हें अपने प्राण देने होंगे। ठीक है, मुझे पानी ले जाने दो, उसके बाद तुम खुशी से मेरे प्राण ले लेना, ठीक है? वीर की बात सुनकर वो डायन रंग बिरंगी किरणों में बदलकर उसी वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लेती है। वीर ये देखकर पूरी तरह से चकित रह गया। अगले ही पल उन वृद्ध व्यक्ति ने एक साधु महात्मा का रूप धारण कर लिया। तुम सच में वीर युवक हो, परंतु इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, ये सब क्या था? आप पहले वृद्ध थे, फिर डायन के रूप में बदल गए और अब आप साधु महाराज हैं। अक्सर लोग मुझे खोजने के लिए जंगल की गहराइयों में आ जाते हैं, लेकिन मैं उनकी परीक्षा लिए बिना उनकी मदद नहीं करता। आज तक कोई भी इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक वृद्ध की सहायता की। बहुत अच्छे। अब बताओ, तुम यहां क्यों भटक रहे हो? बाबा, दरअसल बात यह है कि हरियापुर गांव में वर्षों से एक राक्षस का आतंक है जो हर अमावस्या की रात गांव वालों को मार डालता है। हमने राजा विक्रम से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने और उनके पुत्र ने, उनके मंत्रियों ने, किसी ने मदद करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने कई सैनिक भेजे जंगल में जो कभी लौट कर नहीं आए। पिछले पूर्णिमा की रात भी 2 लोगों की हत्या हो गई। इस बार राजा विक्रम ने तो हमारी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। घने जंगल में अंधेरा घिर चुका था। पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। राक्षस कभी भी किसी निश्चित समय पर गांव में हमला नहीं करते। वो तब हमला करते हैं जब कोई उनके इलाके में पहुंच जाता है। इलाके में पहुंच जाता है? मतलब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा महाराज। यहां से कुछ दूर एक विचित्र महल है। तुम्हें उस महल के अंदर जाना होगा। वहां तुम कुछ ऐसा दृश्य देखोगे जिस पर शायद तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन ध्यान रखना वीर, जो भी देखना उसे अनदेखा करना। तुम्हें उस महल के तहखाने में जाना होगा। वहां एक मटके में राख रखी होगी। तुम्हें उस राख का थोड़ा सा अंश मेरे पास लाना होगा। महाराज, वो राख किसकी होगी? वो राख काले जादू से अभिमंत्रित है। उसी राख से उस राक्षस का अंत होगा। जाओ। वीर ने साधु महाराज की बातों को गंभीरता से सुना और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वीर आगे बढ़ता गया, जंगल का रास्ता और खतरनाक होता चला गया। काफी दूरी तय करने के बाद वीर को एक प्राचीन रहस्यमय महल नजर आया। अरे बाप रे बाप, जंगल के बीचों बीच इतना भव्य महल। लगता है जैसे यहाँ वर्षों पहले कोई बस्ती हुआ करती थी। वीर ने दबे पांव महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वीर चौकन्ना होकर छिप गया। वीर ने देखा एक काली परछाई महल के द्वार से बाहर जा रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य में फैल गई। बाप रे बाप, ये तो असंभव है। क्या ये वही दोषी है? तभी वीर को अचानक साधु महाराज की बात याद आ गई। वो अपने ऊपर काबू रखता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर तलाशने के बाद वीर को तहखाना मिल गया। तहखाने के अंदर चारों तरफ काले जादू के तंत्र मंत्र के सामान रखे थे और मटके के पास एक दीप जल रहा था। यही वो मटका है जिसके अंदर से साधु महाराज ने राख लाने के लिए बोला था।
वीर ने मटकी में से राख का थोड़ा सा अंश निकाला और तेजी से घोड़े पर सवार होकर साधु महाराज के पास लौट आया। वीर ने राख साधु महाराज को सौंप दी। साधु उसकी ओर रहस्यमयी अंदाज में देखता हुआ शांत स्वर में बोला, वीर, तुमने महल में क्या देखा? महाराज, मैंने वहां एक ऐसी चीज देखी जिसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो दोषी वही है। हां, वही दोषी है। अब तुम्हें उसका रहस्य सबके सामने लाना होगा। कल पूर्णिमा की रात है। वही रात होगी जब वो राक्षस फिर से हरियापुर गांव में तबाही मचाने आएगा। वीर ने साधु महाराज की बात सुनी और गहरी चिंता में डूब गया। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं राक्षस के आने से पहले तैयार रहूंगा। साधु महाराज ने राख को मंत्रों से अभिमंत्रित किया। राख से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। साधु ने राख वीर को सौंप दी। ध्यान रखना वीर, इस राख का थोड़ा सा अंश ही राक्षस पर फेंकना होगा। बचा हुआ अंश अगले दिन उसके अंत के लिए आवश्यक होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। वीर ने सिर झुकाकर हामी भरी और घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर लौट पड़ा। वीर रात में घर लौटा तो उसकी बहन चंपा उसका इंतजार कर रही थी। भैया, आप सही सलामत लौट आए? क्या आप साधु महाराज से मिलकर आए? हाँ चंपा, मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। वीर ने सारी घटनाएं चंपा को बता दी। भैया, तब तो उसका अंत करना बहुत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पागल मत बनो चंपा, तुम साथ रहोगी तो मेरा ध्यान भटक सकता है और राक्षस इसका फायदा उठा सकता है। आज रात पूर्णिमा की रात है, मुझे अकेले ही उसका सामना करना होगा। अगले दिन घने जंगल में पूर्णिमा की रात में वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वीर उस घने जंगल में निडर होकर खड़ा हुआ था। अचानक घना काला धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में उस काले धुएं में एक राक्षस का विकराल रूप धारण कर लिया। आज तेरा खेल खत्म होगा राक्षस, अब तू किसी निर्दोष की जान नहीं ले पाएगा। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तूने पूर्णिमा की रात जंगल में कदम रखा और ऊपर से मुझे ही ललकार रहा है। अब तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। राक्षस वीर पर हमला करने ही वाला था कि तभी वीर ने साधु महाराज द्वारा दी गई पवित्र राख निकाली और राक्षस के ऊपर फेंक दी। राख फेंकते ही राक्षस के शरीर में आग लग गई। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? अब तेरा अंत नजदीक है राक्षस। बुराई की राह पर चलने वालों का यही अंजाम होता है। राक्षस काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गया। वीर विजय भाव से घर लौट आया, मगर घर पर वो गांव के मुखिया को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। वीर, जब तुम जंगल में गए थे तो चंपा ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। मैं गांव वालों को लेकर तुम्हारी मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन चंपा ने ही मुझे रोक दिया। मगर देखो, मेरा मन नहीं माना और जब मैंने देखा कि तुमने जिस बहादुरी से राक्षस का सामना किया, हा, मैं तो चकित रह गया। मुखिया जी, राक्षस का अंत अभी नहीं हुआ है, उसकी कहानी अभी बाकी है। मतलब? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा वीर। कल इस पूरे मामले की चर्चा हम राजा विक्रम से करेंगे, इसीलिए कल आप मेरे और चंपा के साथ राज दरबार चलना, ठीक है? अगले दिन वीर मुखिया और चंपा राजा विक्रम के महल पहुंच गए। मंत्री जगन्नाथ और राजकुमार अर्जुन भी वहां मौजूद था। मुखिया जी, बताइए, इस समय महल में क्या हुआ? क्या फिर किसी निर्दोष की हत्या हुई है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। इस बार तो आपको ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला।
ये सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग चौंक पड़े। मंत्री जगन्नाथ गुस्से में वीर से बोला, हैं वीर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं ये भी जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, और मैं ये भी बताता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराज यानी कि राजा विक्रम है। राजा विक्रम गुस्से से तिलमिला उठे और गुस्से से वीर की ओर देखकर बोलते हैं, बकवास बंद करो वीर। अगर तुम अपने शब्द वापस नहीं लेते हो तो फिर तुम्हें इसी दरबार में फांसी पर लटका दूंगा। अगर ऐसा है महाराज, तो यह बताइए कि आप हर पूर्णिमा की रात जंगल में उस रहस्यमयी मंदिर में क्या करने के लिए जाते हैं? बताइए सबको। राजा विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। राजकुमार अर्जुन भी हैरानी से देखने लगा कि तभी राजा विक्रम हिचकिचाते हुए वीर से बोला, अब तुम क्या कह रहे हो? कौन सा मंदिर, कौन सा जंगल? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या बकवास है? हाँ, समझ में कैसे आएगा, मैं समझाता हूं। महाराज, मैंने स्वयं आपको जंगल के महल में तांत्रिक क्रियाएं करते हुए देखा है। मैंने उसी समय आपको मारने का निर्णय ले लिया था, लेकिन मुझे रोक दिया गया ताकि आपकी सच्चाई सबके सामने आ सके। इतना बोलकर वीर ने जेब से साधु महाराज की दी हुई पवित्र मिट्टी निकाली और राजा विक्रम पर फेंक दी। अगले ही पल राजा विक्रम एक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब तू मेरी पूरी सच्चाई जानता था? हाँ राक्षस, साधु महाराज ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने जानबूझकर पूर्णिमा की रात ही जंगल जाने का निर्णय लिया ताकि तुम्हारी सच्चाई उजागर हो सके। राक्षस का असली रूप देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी राक्षस क्रोधित अवस्था में वीर की ओर देखकर बोला, तूने मेरा असली चेहरा तो सबके सामने ला दिया मूर्ख, लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि तू जानता ही नहीं कि मेरा अंत कैसे किया जा सकता है। राक्षस की बात सुनकर वीर रहस्यमयी अंदाज में राक्षस की ओर देखकर बोला, मैं सब जानता हूं मूर्ख राक्षस मुझे सब पता है। इतना बोलकर वीर रहस्यमयी अंदाज में मुखिया की ओर देखने लगा। वीर को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए मुखिया चौंकते हुए बोला, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो वीर? मुझे साधु महाराज ने बता दिया था कि कोई मेरे गांव में ही एक गद्दार है, और जब इस राक्षस को हराने के बाद मैं अपने घर पर लौटा और तुम्हें जब मैंने अपने घर पर देखा और तुम्हारी बातों को सुना तो मैं समझ गया कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। क्योंकि गांव में इतने लोगों को राक्षस ने मारा, तुम्हें कभी भी उन निर्दोष लोगों की चिंता ही नहीं हुई। परंतु कल अचानक से अपने लिए तुम्हें इतना चिंतित देखकर मेरा शक तो यकीन में बदल गया, और मुझे साधु महाराज ने बता दिया था कि राक्षस और तुम्हारे गांव का गद्दार काली शक्तियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि राख का कुछ अंश पहले राजा विक्रम पर फेंकना और फिर बचे हुए राख का अंश मुझे उस गद्दार पर फेंकना होगा जो कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से राजा विक्रम इतनी आसानी से हरियापुर गांव के लोगों को मारने में कामयाब रहा है। समझे, गद्दार कहीं के। इतना कहकर वीर ने बची हुई राख मुखिया के शरीर पर फेंक दी। ऐसा होते ही राक्षस बुरी तरह से चीख उठा। अगले पल मुखिया और राक्षस दोनों जलकर राख हो गए। उन दोनों के राख होते ही साधु महाराज प्रकट हो गए और राजकुमार अर्जुन से बोले, राजकुमार अर्जुन, चौंको मत। वीर ने जो किया वो बिल्कुल सही था। तुम्हारे पिता काली तंत्र साधना में लिप्त थे और इसी कारण वो राक्षस बन गए थे। उन्होंने ही गांव के निर्दोष लोगों का खून पिया था ताकि अपनी ताकत बढ़ा सकें, और इसके लिए उन्होंने हरियापुर गांव के मुखिया का सहारा लिया। वो हर पूर्णिमा की रात को राक्षस बनकर हरियापुर गांव के लोगों की हत्याएं करते रहे और मुखिया अपने ही गांव वासियों को मूर्ख बनाता रहा।
और उसने बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि वो भी राजा विक्रम के इस करतूत में बराबर का हकदार है, शामिल है। ऐसा किसी को शक नहीं हुआ। मुखिया भी राजा विक्रम की तरह राक्षसों का पुजारी था। इतना बोलकर साधु महाराज रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गए। अब जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो मैं राजकुमार अर्जुन को विक्रमादित्य रियासत का राजा घोषित करता हूं। वीर, तुमने जो किया वो अद्भुत था। मैं तुम्हें अपने महल में ऊंचे पद पर नियुक्त करता हूं। तुम्हारी बहादुरी ने गांव वालों को राक्षस से मुक्ति दिलाई है। वीर के चेहरे पर संतोष का भाव था। गांव वालों को राक्षस के आतंक से मुक्ति मिल चुकी थी।